स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज प्रीलिम्स स्पेशल के स्पेशल एपिसोड में हम लोग स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल। और इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे स्पेशली किसके संदर्भ में, तो पृथ्वी यानी अर्थ। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप सबको बताया था, पिछले क्लास में हम लोगों ने सोलर सिस्टम के संदर्भ में यानी सौरमंडल सौर परिवार के संदर्भ में अध्ययन किया था। सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण उसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले ग्रह नक्षत्र तारों के समूह को सौरमंडल कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। और मैं बताया पिछले क्लास में कि कुल ग्रहों की संख्या वर्तमान में इस समय कितनी है, 8। कभी 2006 यानी 2006 से पहले इन ग्रहों की संख्या कुल 9 हुआ करती थी, लेकिन इस समय कितनी है, 8 है। और इन 8 ग्रहों में एकमात्र पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लेनेट है, ग्रह है जिस पर जीवन है। और उसके संदर्भ में हम लोग आज स्टडी करेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे पृथ्वी का जियायट आकार होता है किसके वजह से, या ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल कैसी होती है, सूर्य से परितः चक्कर लगाने वाले ग्रहों का वेग किस पर निर्भर करता है, पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य से दूर रहती है क्यों, या पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहां होता है, सबसे कम कहां होता है, या आप देख रहे हैं पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति अधिकतम कहां होती है, कम कहां होती है, नियत कहां रहती है। ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों से पूछे गए हैं और इन प्रश्नों का एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यह सेशन प्रतिदिन रात को 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है। ये आज की 7वीं क्लास है। इससे पहले ज्योग्राफी की कुल 6 क्लासेस जो है ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर पहली बार इस क्लास को आप वॉच कर रहे हैं तो बाकी अन्य क्लासों को भी जो है आप जरूर अवश्य अवलोकन करें, देखें, आपकी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल संजीवनी शुद्ध होगा। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। ग्रह मैंने पिछले क्लास में बताया कि ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी तारे के चारों तरफ परिक्रमा करता है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में यानी इलिप्टिकल वे में परिक्रमा करे तो उसी को ग्रह कहते हैं। और सौरमंडल की जहां तक बात है तो सौरमंडल में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ही ग्रह हैं। और इनकी संख्या मैंने बताया कुल कितनी है, तो आप कहेंगे कि इस समय 8 है। अब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा जब जो है पृथ्वी करती है, क्योंकि पृथ्वी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब यह पूछ रहा है कि अगर पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करते समय अगर जो है मैक्सिमम पोजीशन पर या कह लो कि जो है अधिकतम दूरी पर होती है तो उस घटना को ज्योग्राफी में भूगोल में किस नाम से जाना जाता है। जब पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर होती है तब उसको किस नाम से जानते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बताएं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जब दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है और जब मैक्सिमम जो है डिस्टेंस पर होती है यानी उसके बीच की दूरी मैक्सिमम होती है तो ये करीब करीब जो है कितने करोड़ किलोमीटर, तो आप कहेंगे 15 करोड़ 20 किलोमीटर के बराबर का ये होता है। 15 करोड़ 20 किलोमीटर, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर के ये बराबर का होता है। वैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है, जिसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या एक खगोलीय इकाई कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस इंसिडेंस को किस नाम से जाना जाता है, इसी को अपसौर्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर्य कहते हैं। हम पृथ्वी के संदर्भ में बता रहे हैं, अन्य ग्रहों के संदर्भ में भी ये सही है। कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए सूर्य से जब अधिकतम दूरी पर होता है तो इसी इंसिडेंस को, इसी घटना को कहा जाता है क्या, अपसौर्य, या इसी को जो है कहते हैं क्या, अपहेलियन। क्या कहते हैं, अपहेलियन के नाम से जाना जाता है, अपहेलियन के नाम से जाना जाता है। और ये हमेशा ये घटना कब होती है, तो जुलाई के महीने में, यानी जुलाई के महीने में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। और कब होती है, तो ये अमूमन जो है घटना 3 या 4 जुलाई के दिन होता है।
जब पृथ्वी न्यूनतम डिस्टेंस पर होती है, न्यूनतम डिस्टेंस पर होती है, मिनिमम डिस्टेंस पर होती है, तो ये दूरी लगभग लगभग कितने करोड़, 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर का होता है। 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर का होता है और इसे उपसौर्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उपसौर्य के नाम से जाना जाता है। और यह घटना हमेशा कब होती है? जनवरी के महीने में होती है। कब? जनवरी के महीने में हमेशा ये घटना होती है, यानी जनवरी के समय पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल निकटतम दूरी पर होती है। इसे उपसौर कहते हैं। यहाँ अधिकतम बात पूछ रहा है, तो इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। ऊपर जो ये अपोजी और पेरिजी दे रखा है, अपोजी का मतलब जिसको कि हम लोग कहते हैं अपभू, क्या कहते हैं? अपभू। और पेरिजी का मतलब कहते हैं क्या? उपभू। तो अपभू और उपभू क्या है उसको देख लेंगे। यहां पर जिस तरह से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में जो है परिक्रमा करती है, कौन? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर मैंने बताया कि करीब 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, अक्ष पे लगभग 23.5 अंश झुकी हुई है। और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो पृथ्वी का एकमात्र जो नेचुरल सैटेलाइट है, एकमात्र जो आप कहें कि प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, वैसे तो रिश्ते में हम लोगों के यहाँ वो सबका मामा लगता है चंद्रमा। और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है। कौन? चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ जो है परिक्रमा करता है। और ऐसी कंडीशन में जो है होता यूं है कि जब जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ जो है चंद्रमा जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, तो उस कंडीशन में इसे जो है अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू। या जब ये मिनिमम जो है डिस्टेंस पर होता है, कब? मिनिमम डिस्टेंस पर जब ये होता है चंद्रमा पृथ्वी से, तो उस कंडीशन में इसे जो है उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। यानी इसे जो है पेरिजी कहा जाता है, पेरिजी कहा जाता है, और इसे जो है अपोजी की जो है नाम से जो है जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में आपसे अगर चंद्रमा के संदर्भ में पूछता कि पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ चंद्रमा जब मैक्सिमम पोजीशन पर होता है तो उसे अपोजी कहते हैं, और नहीं तो पेरिजी कहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले एक प्रश्न का आप लोग जो है फटाफट जो है जवाब दें। स्टडी ऑफ द मून, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ द सन, सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? मैंने बताया, आपको पढ़ाया पिछले क्लास में, और यहां भी बता रहा हूं, पृथ्वी की जो गतियां, पृथ्वी की गतियां, और पृथ्वी जो है कितनी तरह की गति करती है, तो पृथ्वी स्पेशली जो है दो तरह की इसकी जो है प्रमुख गतियां हैं। एक है जिसको कि हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं, या इसी को हम लोग परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। इसे हम लोग रोटेशन के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरी जो है कौन सी गति है, तो इसको कहेंगे परिक्रमण गति। कौन सी? परिक्रमण गति, या इसी को हम लोग कहते हैं रिवोल्यूशन। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, तो इस घटना को, उसकी इस गति को परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। और जब पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पर जब रोटेट होती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे ही जो है यूं घूमती है, तो ये इसकी गति घूर्णन गति है, यही इसकी जो है परिभ्रमण गति है। लेकिन जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण के नाम से उसे जाना जाता है, उसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, यानी जब जो है पृथ्वी घूर्णन गति करती है, तो उसी की वजह से मैं पिछले क्लास में भी बताया, अब भी बताता हूं, क्या कि दिन रात की घटना होती है, डे एंड नाइट इंसिडेंस होता है। और इस बात को सबसे पहले बताए थे कौन? भारत के महान विद्वान व्यक्ति आर्यभट्ट महोदय ने बताया कि पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पर जो है रोटेट होती है तो दिन रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की खगोलीय घटनाओं के कारण
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना होती है, ये भी उन्हीं के द्वारा जो है सबसे पहले बताया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अच्छा ये पूछ रहा है दिन रात तो होता है घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण होता है, और परिक्रमण के कारण हमेशा ध्यान रखना मौसम का परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है? मौसम का परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जो है 23.5 अंश झुकी हुई है, जिसके वजह से दिन और रात के जो है अवधि में अंतर पाया जाता है। जैसे गर्मियों में दिन की अवधि बड़ी होती है, यानी दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं, जबकि सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं, दिन जो है छोटा होता है। यानी दिन और रात की जो अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है, इसमें जो डिफरेंस पाया जाता है पृथ्वी की अपनी एक्सिस पर जो है झुके होने के कारण होता है। तो पृथ्वी जब परिक्रमण गति करती है, यानी इसके चारों तरफ जो है परिक्रमण करती है, तो करीब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है ये परिक्रमण करती है। 1,07,000 किलोमीटर जो है प्रति घंटा के चाल से पृथ्वी परिक्रमण करती है। लेकिन जब अपनी एक्सिस पर जो है घूमती है, अपनी एक्सिस पर जो है ये घूमती है, तो ये 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। लेकिन यहां पर तो मिनट में पूछा है ना कि इसका परिभ्रमण गति जो है कितना होगा, ये लगभग जो है 2800 किलोमीटर प्रति मिनट के जो है आसपास बैठता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है, लेकिन हमेशा इनको जो है आप ये वाला जो है आप इसको याद रखेंगे, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। भूधरातल पर हवाओं के विक्षेपण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? परिभ्रमण, परिक्रमण, अक्षीय झुकाव या सूर्य से दूरी? हवा माने विंड्स, और हवा क्या है? तो आप कहेंगे भूगोल के संदर्भ में, जियोग्राफी के संदर्भ में वायुमंडल की गतिशीलता ही हवा कहलाती है। क्या कहलाता है? हवा कहलाता है। यानी जब वायुमंडल में मोमेंटम उत्पन्न हो जाता है, गतिशीलता उत्पन्न हो जाती है, तो उसको हम लोग विंड्स कहते हैं, उसको हवा का नाम जो है दिया जाता है। और पृथ्वी पर आप ये पूछ रहा है कि धरातल पर हवाओं के विक्षेपण के लिए कौन सा कारक जो है जिम्मेदार होता है? क्योंकि मैंने बताया कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। यही वजह है कि पृथ्वी पर अगर जो है सब कुछ सामान्य रहता तो सभी हवाओं की जो दिशा होती वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पृथ्वी पर ही जितनी जल राशियां हैं, चाहे वो समुद्र के रूप में, झील के रूप में, या फिर जो है नदियों के रूप में, ये पृथ्वी की गति को फॉलो करते हैं। यही वजह होता है कि मैक्सिमम जो नदियां आपको मिलेंगी दुनिया में, वो सब के सब जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं, क्योंकि जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कुछ अपवाद हैं वहां पर भी, और उस अपवाद के लिए या तो पृथ्वी की जो है गति नहीं, उसका जो है फिजिकल स्ट्रक्चर जिम्मेदार है, उसकी भौगोलिक संरचना जो है जिम्मेदार होती है, या भौतिक जो है कारक जिम्मेदार होते हैं। अब यहां पर यह पूछ रहा है कि हवाओं के विक्षेपण के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? परिभ्रमण, परिक्रमण, या फिर जो है अक्षीय झुकाव, या सूर्य से दूरी? तो अगर सपोज करें कि ये जो है अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 1/23 डिग्री पृथ्वी जो है झुकी हुई है, 1/23 डिग्री पृथ्वी जो है झुकी हुई है, और आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा तो जो है बताऊंगा कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इसी को जो है भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और ध्यान रखेंगे भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो स्पीड होती है वो हमेशा मैक्सिमम होती है। क्या होती है? यहां पर स्पीड मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल, जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ मूव करते जाते हैं, वैसे वैसे जो है पृथ्वी की गति कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे इधर को जाएंगे वैसे वैसे स्पीड जो है क्या होगी? कम होगी। वैसे वैसे स्पीड जो है क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ध्रुवीय क्षेत्रों पर जाकर के पृथ्वी की गति जो है बिल्कुल शून्य हो जाती है, यानी पृथ्वी उन क्षेत्रों पर गतिहीन हो जाती है। इसीलिए तो उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव का मतलब ही होता है क्या? अपने स्थान पर स्थिर रहना।
ये ध्रुव है। तो जाहिर सी बात है यहां पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं, क्योंकि यहां पृथ्वी की स्पीड जो है बहुत अधिक होती है। मैंने बताया ना कि यहां पर पृथ्वी की स्पीड जो है लगभग 1600 किलोमीटर प्रति पर आवर के आसपास जो है पृथ्वी की गति होती है, और यहां पर ये जो है ये गतिहीन है, तो जाहिर सी बात है जो है जीरो है। लेकिन जैसे जैसे यहां पर पृथ्वी का टेम्परेचर जो होता है इक्वेटर पे वो भी जो है मैक्सिमम होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर भी यहां पर मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जो है जाएंगे पृथ्वी का टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ध्रुवीय क्षेत्रों पर जाकर के -30 तक पहुंच जाता है, जो कि हमेशा वर्ष भर जो है बर्फ से ढके रहते हैं। यानी ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान भी क्या होता है, कम होता है, तापमान भी कम होता है। अब वायु दाब भी जो है कम होता है। पृथ्वी के वायु विक्षेपण के लिए यानी हवाओं की जो है दिशा परिवर्तन करने के लिए उसकी घूर्णन गति जो है जिम्मेदार अधिक होती है। कौन सी गति जो है जिम्मेदार होती है, आप कहेंगे कि रोटेशन। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, आप कहेंगे कि सर तीसरा विकल्प, पहला विकल्प। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला। इसकी घूर्णन गति जो है सबसे अधिक जिम्मेदार होती है। घूर्णन गति, परिक्रमण का भी असर होता है, अक्षीय झुकाव का भी असर होता है, सूर्य से दूरी का भी जो है झुकाव असर होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि इसमें सबसे अधिक कौन सा कारक जो है सर्वाधिक जो है उत्तरदायी होता है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न जो है देखें, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्रहों के कक्षीय नियम की खोज जोहान्स कैपलर ने किया था। जी हां, कैपलर के द्वारा ही इस तथ्य को जो है बताया गया कि जितने भी जो है खगोलीय पिंड हैं सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, और सूर्य उनके एक जो है फोकस पर स्थित है। इन पर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो सूर्य की तरफ होता है। कैपलर के द्वारा ही ग्रहों के नियम दिए गए थे। आप जो है न जाने कितनी बार इसको जो है पढ़े होंगे। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ओहो, प्रश्न यहां विकल्प तो अभी कई दे रखे हैं। ये स्टेटमेंट सही होगा, स्टेटमेंट सही होगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। इस बात को सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस को फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी या आधुनिक खगोल का पिता कहा जाता है, मैंने बताया भी था। लेकिन ग्रहों के नियम देने वाले व्यक्ति थे कैपलर। आगे, आकाशीय पिंडों के संचालन हेतु का कार्य करता है ब्लैक होल। बिल्कुल सही है। जितने भी आकाशीय पिंड हैं, या आपको और अच्छे से बताऊं तो जो है मैं बताया था कि जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल के चारों तरफ गैलेक्सी यानी आकाशगंगा परिक्रमा करती है। यानी अगर सेपरेट पूछता तो इस गैलेक्सी के लिए जो है ये गुरुत्व केंद्र का काम कर रहा है, और इसके चारों तरफ जो है तारे परिक्रमा करते हैं। तो स्टार्स के लिए यानी थोड़े देर तक के लिए मान लीजिए कि ये मंदाकिनी है, तो मंदाकिनी के चारों तरफ जो है परिक्रमा कर रहा है अपना सूर्य। तो सूर्य के लिए जो है ग्रेविटी सेंटर गुरुत्व केंद्र का काम ये करेगा, और सूर्य का जो गुरुत्व केंद्र होगा उसके चारों तरफ जो है ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। तो ग्रहों के लिए जो है गुरुत्व केंद्र जो है सूर्य है। तो ओवरऑल ये पूरी व्यवस्था जो है ब्लैक होल की वजह से जो है आपस में बधी हुई है। और ब्लैक होल की खोज डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपने तारों के जीवन चक्र के सिद्धांत के दौरान दिया, जिसके लिए इनको 1983 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। सौर परिवार का गुरुत्व केंद्र है सूर्य है, बिल्कुल अभी मैंने बताया था सूर्य जो है, और सूर्य के लिए गुरुत्व केंद्र का जो है काम करता है गैलेक्सी अपनी मंदाकिनी। खगोल भौतिकी का जन्मदाता माना जाता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, अभी मैंने बताया था। तो दिए हुए प्रश्न में जितने भी विकल्प दिए हैं, सबके सब जो है सही हैं।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर सब के सब विकल्प सही हैं, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सब सुमेलित नहीं है, इसलिए जो अंतिम विकल्प है वही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें। उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब पेटी का प्रमुख कारण है। उपध्रुवीय अक्षांश, अक्षांश वैसे तो पढ़ाऊंगा तो आपको, आप लोगों को बकायदे एक जो है उसका लेसन ही है, उस पर जो है आप लोगों से चर्चा किया जाएगा, लेकिन फिर भी यहां चूंकि प्रश्न दे दिया है तो आपको उसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी जो है दे दिया जाता है। पृथ्वी को ठीक मध्य से दो भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को इक्वेटर कहते हैं, या इसी को 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, जो पृथ्वी को नॉर्थ हेमिस्फीयर और जो है साउथ हेमिस्फीयर में बांट देती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। कौन? 0 अंश देशांतर ना 0 अंश अक्षांश रेखा। और उसके बाद यहां से जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और वहां जो है उसके ऊपर जो है ठीक ध्रुव तारा, ध्रुव तारा यहां से नहीं दिखता है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच बनने वाला जो आपतन कोण होगा वो 0 होगा। और जैसे ही ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं वो एंगल क्रिएट होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, कहां तक? 90 डिग्री तक। तो यहां पर जो है 90 डिग्री लैटिट्यूड होगा। और यहां पर भी वही, यहां पर भी 90 अंश अक्षांश, यहां पर भी जो है 90 अक्षांश। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है कितनी होती है? तो आप कहेंगे कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है नॉर्थ पोल में भी 90 होती है, साउथ पोल में भी जो है 90 होती है, और एक जो है 0 डिग्री, तो कुल इनकी संख्या 181 होती है। इतनी बात समझ में आई। अब यह कहता है कि उपध्रुवी अक्षांशों में, उपध्रुवी का मतलब ये ध्रुव जो है, ध्रुव के आसपास के जो है क्षेत्रों में, ये वाले क्षेत्रों में, यह कह रहा है कि जो वायुदाब होता है, वायुदाब होता है वो कम होता है। उसके पीछे जो है क्या कारण होता है? अमूमन जो देखा जाता है, जब टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होता है तो वहां प्रेशर कम हो जाता है, और जहां पर टेम्परेचर कम होता है तो वहां प्रेशर अधिक होता है। यहां पर टेम्परेचर कम है, उसके बाद भी प्रेशर भी, वायुदाब भी जो है कम है, उसके लिए पृथ्वी की घूर्णन गति जो है जिम्मेदार होती है। कौन जो है जिम्मेदार होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति जिम्मेदार होती है। ये ऐसा क्यों होता है? जब वायुदाब जो है एयर प्रेशर बेल्ट को पढ़ाया जाएगा, उस क्लास को मिलूंगा तो वहां पर विधिवत उस पर जो है चर्चा किया जाएगा। लेकिन फिर भी इस बात को जो है जाने कि इसके लिए पृथ्वी की जो है कौन सी गति, उसकी रोटेशन जिम्मेदार होती है, घूर्णन गति जिम्मेदार होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है हम लोग करते हैं अवलोकन। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? बहुत कुछ होगा। मैंने बताया कि पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है तो उसी के वजह से दिन रात होता है, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो उसके वजह से मौसम परिवर्तन होता है। यह कह रहा है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट होना बंद कर दे, यानी रोटेट होना बंद कर देगी तो सपोज कर लो कि ये सूर्य है, सूर्य चमक रहा है, पृथ्वी उसके सामने यूं जो है घूम रही है। अब अचानक से यहीं पर पृथ्वी अब रुक गई क्योंकि रोटेशन बंद होगा। ऐसा होगा नहीं, लेकिन जो है सिर्फ एक कल्पना है। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ा उधर दिन, और जो पीछे पड़ गया उधर जो है क्या होगा? रात होगा। यानी दिन रात होने की जो प्रक्रिया हो रही है वो जो है अब क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? वर्तमान की भांति दिन रात नहीं होंगे, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि दिन और रात की घटना हमेशा जो है पृथ्वी के किस गति के कारण से होता है? घूर्णन गति के कारण से होता है। किसके कारण से? घूर्णन गति के कारण से होता है। पृथ्वी पर ऋतुएं नहीं होगी, ऋतुएं यानी मौसम परिवर्तन, और मौसम परिवर्तन के लिए परिक्रमण गति जिम्मेदार होती है। परिक्रमण गति जो है जिम्मेदार होती है। अगर ये कहे कि सपोज करो कि पृथ्वी परिक्रमण न करे तो क्या होगा, तब तो उस सवाल का जवाब जो है पहला होता। लेकिन यहां जो है परिभ्रमण की बात किया जा रहा है, यहां पर घूर्णन गति की बात की जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता
तो जिसका अभाव होता वह है दिन रात की अवधि में परिवर्तन, उच्च ज्वार, लघु ज्वार, पवनों की दिशा में विचलन। यदि पृथ्वी का अक्ष जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी नहीं होती, मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है झुकी हुई है, और कितना झुकी हुई है, तो हाफ एंड 23 डिग्री। ये कितना झुक सकती है अधिकतम, तो आप कहेंगे कि अधिकतम 24 डिग्री, न्यूनतम कितना 22 डिग्री। पृथ्वी अपने ध्रुवों पर एक दोलन गति करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, और इसका झुकाव 22 से लेकर के 24 तक हो सकता है। मैं बताया था कि इसीलिए ध्रुव तारा जो है हमेशा बदलता रहता है। पिछले क्लास में इस पर चर्चा किया था आपसे कि पृथ्वी के दोलन गति के कारण जब जो है उसका झुकाव बदलता है तो ध्रुव तारा जो है बदलता है। कभी थुबान हुआ करता था, आने वाले समय में अब कोई और होगा। वैसे पोलारिस नामक ध्रुव तारा अपनी इस समय पोलारिस नामक तारा जो है ध्रुव तारा का जो है रोल कर रहा है, जो लिटिल ब्रिटिल स्टार ग्रुप का तारा है एक। अब यहां ये पूछ रहा है कि अगर जो है इसका झुकाव नहीं होता तो क्या होता। इसका जब जो है अपने अक्ष पे झुकाव होता है तो उसी वजह से दिन रात की अवधि में जो है परिवर्तन पाया जाता है। दिन रात की अवधि में इसलिए जो है परिवर्तन होता है, मतलब गर्मियों के मौसम में दिन का बड़ा होना, रात का छोटा होना, और जाड़े के मौसम में दिन का छोटा होना, रातों का बड़ा होना, ये उसके अपने अक्ष पे झुकाव के कारण होता है। किसके वजह से होता है? झुकाव के कारण से होता है। और आप देख भी सकते हैं, अगर यहां पर इसको आप चित्र के माध्यम से अगर समझना चाहें तो ऐसे जो है देख सकते हैं। ये अपना सूर्य है, और सपोज करें कि पृथ्वी इस वाले पोजीशन पर, इस वाले जो है अवस्था में है, या तो पृथ्वी नियरेस्ट रहेगी या नहीं तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर होगी। अगर जब लॉन्गेस्ट अपने डिस्टेंस पर पृथ्वी इस वाले पोजीशन पर जो है इस समय है, तो जब लॉन्गेस्ट होती है तो हमेशा 3-4 जुलाई, 1 से 4 जुलाई के बीच में ये जो है घटना, हालांकि ये परिवर्तित होता रहता है, और अमूमन जो है 3 या 4 जुलाई को ये घटना पाई जाती है। यानी इसे अपसौर के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अपसौर के नाम से। दूर है पृथ्वी सूर्य से, उसके बाद भी हम लोगों के यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है जुलाई के महीने में। उसके पीछे जो है रीजन है कि उस समय पृथ्वी का झुकाव जो है कुछ इस तरह से होता है। पृथ्वी का झुकाव कुछ इस तरह से जो है होता है, और उसके वजह से पृथ्वी का झुकाव जो है कुछ इस तरह से होता है, इस वाले पॉइंट पर होता है। तो अपना ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये वाला बेल्ट, जो ये वाला बेल्ट, इसी में तो जो है हम लोगों का भारत देश है, या यहीं पर सबसे अधिक जो है आपको कॉन्टिनेंट मिलेंगे। तो ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर बेल्ट है, नॉर्थ हेमिस्फीयर बेल्ट में चूंकि ये सूर्य के सामने पड़ता है, सूर्य के सामने पड़ेगा तो सूर्य की किरणें जो है बहुत देर तक इस हिस्से पर जो है पड़ती रहती हैं, और बहुत देर तक जो है पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है बहुत देर तक पड़ेंगी तो दिन रहेगा, और दिन रहेगा तो दिन की अवधि क्या होगी? बड़ी होगी। और इधर उसी समय जो है जो साउथ हेमिस्फीयर होता है वहां भयंकर ठंडक पड़ जाती है, ठंडक पड़ती है, लेकिन ओवरऑल दिन और रात मिला करके जो है 24 घंटे का ही होगा। रात बड़ी तो दिन छोटा, और दिन बड़ा तो रात छोटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। उच्च ज्वार, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों वन लाइनर हो जाते हैं, क्या होते हैं? 180 डिग्री की कंडीशन में होते हैं तो सबसे बड़ा ज्वार आता है। और हमेशा ये या तो जो है अमावस्या के दिन होता है, कब? अमावस्या के दिन होगा, और नहीं तो कब? पूर्णिमा के दिन होता है। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ऐसी घटना होती है जब सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी एक ही बिल्कुल वन लाइनर हो जाते हैं, 180 अंश की अवस्था में होते हैं, तब बड़ा ज्वार आता है। जितना बड़ा इनके बीच एंगल रहेगा उतना बड़ा ज्वार आएगा, ऐसे जो है याद करें।
और लघु ज्वार कब आता है? जब ये 90 अंश की अवस्था में होते हैं। अब ये मत पूछना कि 20 डिग्री पर होंगे तो क्या होगा, क्योंकि इनके बीच इनकी पोजीशन जो है होगी, इनके बीच जो एंगल होगा तो मिनिमम जो है 90 डिग्री पर ही इस वाले पोजीशन पे आएगा। और तब ऐसी कंडीशन होती है जब सूर्य एक तरफ है, इधर जो है चंद्रमा है, पृथ्वी पता चला कि बीच में है, तो सूर्य और चंद्रमा की ये जो आकर्षण शक्तियां होती हैं बैलेंस हो जाती हैं और उस कंडीशन में सबसे छोटा ज्वार आता है। और ये हमेशा सप्तमी या अष्टमी के दिन जो है पड़ता है। कब? सप्तमी या अष्टमी के दिन पड़ता है हर, चाहे वो कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में, तब लघु ज्वार आता है। पवनों की दिशा में जो विचलन होता है उसमें घूर्णन गति का सबसे बड़ा रोल होता है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का गणितीय सिद्धांत पारित किया था। बिल्कुल सही है। और किस पुस्तक में दिया था? आप कहेंगे प्रिंसिपिया में दिया था। किसमें? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिया। इसी पुस्तक में न्यूटन ने लिखा कि पृथ्वी पर जो ज्वार और भाटा की घटना होती है उसके लिए ज्वारीय शक्तियां जिम्मेदार होती हैं और वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत के आधार पर ही काम करती हैं। इन्होंने बताया कि जब सूर्य और पृथ्वी, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है तो सूर्य के द्वारा उस पर आरोपित जो बल होता है वो इसी फार्मूला के अनुसार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के अनुसार, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के द्वारा जो है बताया गया था। अगला प्रश्न को जो है देखें, ये सही है ऑप्शन। किसी भी ग्रह पर कार्यशील अभिकेंद्र बल की दिशा होती है हमेशा सूर्य की तरफ होती है। मैंने बताया ना कि सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना जो है बड़ा है और यहाँ पर पृथ्वी है। पृथ्वी, अब इस वाले फार्मूले के अनुसार पृथ्वी जो है अपनी आकर्षण शक्ति से सूर्य को अपने तरफ खींच रही है और सूर्य पृथ्वी को अपने तरफ खींच रहा है। तो आकार किसका बड़ा है? सूर्य का। जाहिर सी बात है पावर किसकी अधिक है? सूर्य की। तो इस पर खींचे जाने वाला जो बल का जो है झुकाव होगा वो किसके तरफ होगा? सूर्य के तरफ होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे 30 केजी का एक इंसान हो और एक दूसरा वाला उधर जो है 93 केजी का हो और दोनों एक दूसरे का बांह पकड़ करके अपनी तरफ जो है जोर लगा करके खींचे तो 93 केजी वाला जो है 30 केजी वाला को झटक देगा, वो जाके तुरंत गले मिल जाएंगे। यानी जो है आकर्षण बल किसके तरफ अधिक होगा? अधिक वाले की तरफ होगा। तो ये बात को समझ पा रहे होंगे आप। दूसरा विकल्प सही है। क्या गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के आकार, रूप, द्रव्यमान आदि पर निर्भर करती है? जी नहीं। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। और पृथ्वी के साथ भी यही स्थिति है, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन जब करती है यानी एक्सिस पर अपनी रोटेट होती है तो इसकी जो है दिशा तो एक समान होती है लेकिन गति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। मैंने बताया अभी आप लोगों से बताया कि पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो उस अवस्था में, किस अवस्था में? जब घूर्णन करती है तो इक्वेटर वाले बेल्ट पर इसकी गति जो है सबसे अधिक होती है। और गति जो है जब यहां पर सबसे अधिक होगी तो जाहिर सी बात है जब स्पीड मैक्सिमम होगी भाई तो जी की वैल्यू मिनिमम होगी। यानी इक्वेटर वाले बेल्ट पर जी का मान जो है मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम। यहाँ स्पीड क्या होती है? क्योंकि मैक्सिमम पाई जाती है। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। जहां स्पीड मैक्सिमम पोजीशन में जो है बनी हुई है तो जाहिर सी बात है वहां पर वेलोसिटी चेंजेस जो है कम होगा तो ग्रेविटी भी कम होगी, गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। लेकिन जैसे जैसे जो है हम लोग इधर नॉर्थ पोल की तरफ और इधर साउथ पोल की तरफ जैसे जैसे जो है मूव करते जाते हैं, इधर की ओर जो है बढ़ते जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम जो है ये होता है कि जैसे जैसे इधर जाते हैं, चूंकि स्पीड इसकी जो है गति कम होती जाती है तो ध्रुवों पर जी का मान जो है मैक्सिमम हो जाता है और वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि यहाँ स्पीड जो है क्या है? लगभग 0 हो चुकी है। वैसे जी की वैल्यू जो है 45 डिग्री अक्षांश पे मापी जाती है और वो भी समुद्र तल पे जो है मापी जाती है जो कि 9.8 के आसपास जो है होती है। यहां आप लोगों से जो है प्रश्न में पूछ रहा था, क्या पूछा जा रहा था? अच्छा, ऑप्शन में दे रखा था कि
क्या गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के आकार, रूप, द्रव्यमान आदि पर निर्भर करता है? नहीं, ये हमेशा जो है पृथ्वी की घूर्णन गति पर जो है निर्भर करता है। दूसरा, तो ये भी विकल्प, ये भी ऑप्शन सही है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही है। इसको हम लोग जो है जब इसका मेजर करते हैं तो हमेशा इसको जो है देखते हैं किसके अनुसार, न्यूटन के गति विषयक इस नियम के अनुसार। और इस आधार पर जो है इसको जब आप फाइंड आउट करोगे, चूंकि गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में ये जी हो जाएगा, और जब जी हो जाएगा तो जी इज इक्वल टू क्या, एफ अपान जो है एम वाली जो है कहानी आ जाएगी। तो दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये वाला जो पॉइंट दिया है ये सुमेलित नहीं है, और यही जो है उत्तर है। इस एक प्रश्न से आपको कम से कम जो है 4 से 5 प्रश्न जो है आराम से मिल जाते हैं। अगला जो है प्रश्न को देखें, किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रति 52 मिनट के विलंब का कारण क्या होता है? हमेशा जो है ज्वार और भाटा की घटना एक खगोलीय घटना है, ये हमेशा याद रखें। और ज्वार और भाटा की घटना के लिए सबसे अधिक जो है चंद्रमा जिम्मेदार होता है, न कि सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य के तुलना में चंद्रमा जो है पृथ्वी से अति निकट है, और चंद्रमा भी अपनी आकर्षण शक्ति के जो है डालता है किस पर? पृथ्वी पर, जिसको ज्वारीय शक्ति के नाम से जो है जाना जाता है, ज्वारीय शक्ति के नाम से जाना जाता है। अब इस घटना को कुछ इस तरह से जो है आप देख सकते हैं, ये अपनी पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा जो है परिक्रमा कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा जो है परिक्रमा कर रहा है। अब चूंकि चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों की जो परिक्रमण गति होती है लगभग बराबर होती है, यानी दोनों की ये जो है परिक्रमण और घूर्णन गति, ये दोनों, चंद्रमा की तो परिक्रमण और घूर्णन दोनों बराबर होती है, और ये इसके परिक्रमण के बराबर होती है। यही वजह है कि चंद्रमा और इन दोनों की गतियां एक समान है, दोनों एक तरह से जो है यूं जो है घूम रहे हैं, इनकी घूर्णन जो है एक तरीके से जो है चल रही है। तो उसका जो है असर ये होता है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा हम लोगों को दिखता है करीब 57 के आसपास, 57% के आसपास, दूसरा हिस्सा कभी दिखता ही नहीं है, क्योंकि दोनों जो है एक समान गति से चल रहे हैं। लेकिन होता क्या है, आकार दोनों का अलग अलग है, चंद्रमा छोटा है, पृथ्वी बड़ी है। आप ऐसे जो है देख सकते हैं। अब इस वाले पोजीशन पर अब ये दोनों हैं, सपोज करो कि ये मुंबई शहर है, या चलो मान लिया गोवा है, और ये चंद्रमा की आकर्षण शक्ति की वजह से यहाँ पर आज ज्वार की घटना हुई है। ज्वार हमेशा पृथ्वी पर एक दिन में 2 बार आते हैं, एक चंद्रमा और सूर्य के ज्वारीय शक्ति के कारण, और दूसरा बार जो है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण जो है आता है। अब इस वाले पोजीशन पर जब होगा तो क्या होगा, अब सूर्य के ये इस वाले पोजीशन पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति की वजह से अब पृथ्वी का जल जो है आगे की तरफ बढ़ेगा, जिसको ज्वार की घटना जो है कहा जाता है। अब हुआ क्या, चंद्रमा भी अपनी एक्सिस पर जो है एक राउंड घूमा, पृथ्वी भी जो है अपनी एक्सिस पर एक राउंड घूमी। ये गोवा है, ये चंद्रमा का पोजीशन जो है ए है। अब पता चला कि चंद्रमा का सेट साइज छोटा है, तो इस वाले पोजीशन पर वो पहले ही आ गया, लेकिन पृथ्वी का गोवा वाला पोजीशन जो है अभी उस साइड में जो है घूम रहा है। तब तक चंद्रमा जो है आगे की तरफ जो है बढ़ गया, आगे की तरफ बढ़ गया, और पृथ्वी का चूंकि आकार जो है अधिक है, इसलिए जो है आगे उसको पृथ्वी फिर जो है कवर कर लेती है। अगर यहाँ 12 बजे जो है दोपहर को आज जो है आया है ज्वार, तो अगले दिन हमेशा 12:52 पर आएगा, 12:52 पर आएगा, क्योंकि इस वाली डिस्टेंस को जो है पृथ्वी 52 मिनट में कवर कर लेती है, और अगला दिन का ज्वार जो है इस टाइम पर हो जाएगा। यानी ज्वार की जो है, ज्वार और भाटा की घटना, ज्वार जो होता है हमेशा 52 मिनट की देरी से आता है, और 12 घंटा 26 मिनट के बाद पृथ्वी पर 2 बार जो है ज्वार की घटना होती है। जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब जो है समुद्र का जल पृथ्वी के क्षेत्र की ओर जो है बढ़ता है, उसे ज्वार कहते हैं, और फिर जब वापस चला जाता है तो इसे फाटा कहते हैं, टाइड्स एंड इफ्स के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का जो है कारण
क्या है? चंद्रमा की परिक्रमण गति होती है। कौन सी? चंद्रमा की परिक्रमण गति होती है। ध्यान रखेंगे, चंद्रमा की परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति यानी अपनी एक्सिस पर घूमने का जो स्पीड होती है और उसके अलावा पृथ्वी के चारों तरफ घूमने की जो स्पीड होती है, दोनों बराबर होती है। दिए हुए प्रश्न का जो है पहला विकल्प सही है। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। पृथ्वी पर हमेशा जो है ज्वार 52 मिनट की देरी से आता है और हर जगह जो है दिन में कितनी बार जो है ज्वार आएगा? 2 बार आएगा। 2 बार आएगा। दुनिया में साउथम्पटन एक जगह है ब्रिटेन में, जहां पर ज्वार की घटना एक दिन भर में 4 बार ज्वार आता है। एक बार इंग्लिश चैनल की वजह से और दूसरी बार जो है उत्तरी सागर के जो है उत्तरी सागर के वजह से होता है। उत्तरी सागर की वजह से जो है होता है। और आपको जानकारी के लिए बताएं, वैसे आप कमेंट करके बताना कि पृथ्वी पर जो है ज्वार की घटना किस जगह ऐसा है जो कि 2 बार से अधिक होता है। कहां पर? भारत में। मैंने तो अभी ब्रिटेन की बात बताई, वहां 4 बार एक दिन में ज्वार आता है। पृथ्वी पर और अपने भारतवर्ष में ज्वार की घटना 2 बार से अधिक कहां होती है? अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सूर्य के परितः चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग नियत रहता है। सूर्य के समीपतम होने पर अधिकतम होता है। सूर्य से अधिकतम दूरी होने पर अधिकतम होता है। जब कोई भी ग्रह यानी प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ जो है परिक्रमा करता है, तो उस कंडीशन में सपोज करो कि सूर्य जो है इस वाले पॉइंट पर है, इस वाले जो है पॉइंट पर है और इस वाले पॉइंट पर कौन है? तो आप कह लें कि पृथ्वी। अब अभी मैंने बताया था G = m1 m2 अपान r², न्यूटन के नियमानुसार। अब इस पर लगने वाला जो आकर्षण बल होगा, जाहिर सी बात है जब इनके बीच की ये डिस्टेंस जो है बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी? कम होगी। या बल जब कम होगा यानी यहां पर इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा? इस वाले पॉइंट पर जाकर के जो है ये मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम। तो यहां पर स्पीड जो है क्या होगी? मिनिमम की मैक्सिमम, ये भी जो है मिनिमम ही होगी। जबकि जब सूर्य और पृथ्वी या दूसरे ग्रह की भी बात करें, जब मिनिमम जो है पोजीशन पर होते हैं यानी मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं, तो डिस्टेंस जितना ही जो है ये इसकी वैल्यू जो है कम होगी, तो यहाँ फोर्स उतना ही अधिक होगा। यानी यहाँ जो है लगने वाला जो बल होता है वो मैक्सिमम होगा। और जब किसी भी वस्तु पर बल अधिकतम लगेगा तो उसकी स्पीड भी जो है यहाँ पर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये कह रहा है कि सूर्य के परितः चक्कर लगाने वाले ग्रह सूर्य के समीपतम होने पर अधिकतम, उसका वेग जो होता है सूर्य के नियरेस्ट होने पर मैक्सिमम होता है। यही बात तो मैं यहां बता रहा था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। टेम्परेचर कहां पर अधिक होगा? तो दूर होगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर टेम्परेचर भी जो है मिनिमम होगा इसका ओवरऑल, और यहां पर टेम्परेचर भी जो है क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जब ग्रह सूर्य से निकटतम दूरी पर होगा उसे अपसौर्य कहेंगे और नहीं तो उपसौर्य कहेंगे, नालायक। जब अधिकतम दूरी पर होगा तो उसको अपसौर्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसौर्य। और जब न्यूनतम होगा तो उसको जो है कहेंगे क्या? उपसौर्य। अपहेलियन और पेरिहेलियन। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संस्था के द्वारा ये टेस्ट सीरीज जो है जारी की गई है। आप लोग भी www.study91pro.com पर जाकर के और इस टेस्ट सीरीज को जो है प्राप्त करें, परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहां पर होती है? दैनिक घूर्णन गति होना चाहिए था, कहां पर होती है? अभी मैंने बताया, सपोज करो कि ये अपनी प्यारी सी पृथ्वी है। सपोज करने में क्या दिक्कत है? और बेचारी अपने एक्सिस पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 123 डिग्री पृथ्वी जो है झुकी हुई है। अब कह रहा है कि पृथ्वी का ठीक जो मध्यवर्ती भाग होता है यानी वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट दे, उसी को इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं।
और चूंकि यह पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा होती है, पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त होता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार गोल है, तो जब पूरी वो लाइन बनेगी तो एक सर्कल का निर्माण करेगी, इसीलिए इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। विषुवत संस्कृत का शब्द होता है जिसका मतलब ही होता है विशाल, बड़ा। और पृथ्वी पर खींचा गया ये सबसे बड़ा जो है वृत्त होता है, जिसकी परिधि होती है कितना, 40,076 किलोमीटर। यानी सबसे बड़ा जो वृत्त खींचा जाएगा उसकी परिधि इतनी ही होगी, क्योंकि पृथ्वी की परिधि भी जो है इतना है। अब गति की बात कर रहा है तो इक्वेटर पे पृथ्वी की जो गति होती है, यानी स्पीड जो होती है बेटा, वो मैक्सिमम होती है, और ये करीब मैंने बताया कि 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास की होती है। यहां अधिकतम गति होती है। यहां पर जो इक्वेटर के आसपास की एरिया होती है, यहां पर टेम्परेचर भी जो है क्या होता है, टेम्परेचर भी मैक्सिमम होता है। इसीलिए तो इक्वेटर पे स्थित जितने भी देश हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज, जमाइका, या फिर जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप के देश, या फिर जितने भी ऐसे जो है कंट्रीज जो कि इक्वेटर पे हैं, वहां के लोग इसीलिए गोरे होते हैं, क्योंकि वहां भयंकर गर्मी पड़ती है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए, बहुतेरों को टीवी पर आप देख लो, अकेले में तो टीवी पर भी देख लो तो हनुमान चालीसा जो है मन ही मन गुनगुनाना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां भयंकर गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर वहां पर अधिक होता है, स्पीड जो है अधिकतम होता है, और यहां पर जी की वैल्यू जो है मिनिमम होती है। अब यह पूछ रहा है कि घूर्णन गति अधिकतम कहां पर होती है, इक्वेटर पे होती है, और कम कहां होती है, अगर न्यूनतम पूछता तो पोल पर जो है, ये नॉर्थ पोल है, और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जो है मूव करेंगे, स्पीड कम हो जाएगी, टेम्परेचर भी जो है क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, लेकिन जी की वैल्यू जो है लगातार जो है क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब इक्वेटर से आप जो है नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, तब दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का, जी हां। आगे बढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड को भूमध्य रेखा कहते हैं, हाफ एंड 23 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड को कर्क रेखा कहते हैं, और हाफ एंड 23 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को, यानी 23.5 अंश पूर्व, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और 0 अंश अक्षांश को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को आप देखें, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पृथ्वी पर जी के मान में परिवर्तन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है पृथ्वी की घूर्णन गति। अभी यही तो बात जो है मैंने बताया था कि वेग परिवर्तन के दर को जो है त्वरण कहते हैं, और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी के जो है उसकी अपनी घूर्णन गति के कारण जो है परिवर्तित होता है। पृथ्वी पर जहां पर स्पीड मैक्सिमम होगा, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जो है मिनिमम होगा, यानी इक्वेटर, और जहां पर पृथ्वी की गति यानी घूर्णन गति मिनिमम होगी, वहां पर जी की वैल्यू अधिक होगी, यानी पोल। इसीलिए ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, लगभग 10 के बराबर का होता है। तो जी के मान में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है कौन? आप कहेंगे कि वेग परिवर्तन का दर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर जी का मान सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर, अभी इस बात को मैं पीछे आप लोगों से बताया था। और सबसे अधिक पूछता कि सबसे अधिक कहां होता है, मैक्सिमम कहां होता है, तो उस सवाल का आप जवाब बताते ध्रुवों पर, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मैक्सिमम होता है, और वो लगभग जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होता है। ध्रुवों पर सबसे कम होता है और करीब वो 9.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 45 ओवरऑल जो एवरेज होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होता है, और ये हमेशा मेजर किया जाता है 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और वो भी किस पर, सरफेस पर जो है ओशियन सरफेस पर, समुद्र तल पे इसकी माप जो है की जाती है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि क्या जो जी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है उसमें जो 35% जो चेंजेज होता है उसमें उसके लिए जो है जिम्मेदार होता है क्या, पृथ्वी का आकार भी जो है जिम्मेदार होता है, और 65% के लिए जो है इसका वेग परिवर्तन जिम्मेदार होता है।
बहरहाल प्रश्नानुसार जो कह रहा है कि सबसे कम कहां होगा, भूमध्य रेखा पर जी का मान, और सबसे अधिक कहां होगा, तो आप कहेंगे पोल पे। आप जानते हैं W इज इक्वल टू mg, यानी भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और इसीलिए जहां जी की वैल्यू मिनिमम होगी वहां पर जो है किसी वस्तु का भार भी कम होगा। यानी अगर किसी वस्तु का भार अगर इक्वेटर पे सपोज करो कि जी की वैल्यू कितनी है तो 9.5 है, अगर जो है इसका द्रव्यमान 10 है तो 10 इंटू 9.5 कर दीजिए, यानी वो कितना हो गया 95 केजी। कहां पर, इक्वेटर पे। लेकिन वही व्यक्ति अगर पोल पे पहुंच जाए तो उसका द्रव्यमान जो है मैंने बताया कि 10 और उस पर जी की वैल्यू वहां पर कितनी है 10, तो वही व्यक्ति यहां पर पहुंच करके कितने केजी का हो गया, ये 100 केजी का हो गया। यानी सबसे कम जो है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का वजन भी जो है मिनिमम होता है इक्वेटर पे। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू वहां पर मिनिमम होती है। और मैक्सिमम कहां पाया जाएगा, आप कहेंगे कि पोल पर। क्यों? क्योंकि पोल पर जी की वैल्यू जो है क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और W इज इक्वल टू mg, यानी भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान यानी मास कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा जो है जी की वजह से भार में परिवर्तन होता है। दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प भी सही है। पृथ्वी पर जी का प्रमाणिक मान किस स्थान पर प्राप्त किया जाता है, 45 अंश अक्षांश पे, 45 अंश अक्षांश पे। आप कहेंगे कि सर 45 अंश अक्षांश पे ही क्यों जो है पाया जाता है? क्यों? क्योंकि जो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है यहां 0 डिग्री और यहां 90 डिग्री, तो 0 से लेकर के यहां तक कितने अक्षांश रेखाएं होंगी, 90, और 90 का आधा कितना होगा, 45। तो जो है इस वाले बेल्ट पर जो है ये प्राप्त कर लिया जाता है। और वही कहानी इधर भी होती है, हमेशा समुद्र तल पर इसकी माप की जाती है। इन क्षेत्रों में समुद्र तल का विस्तार अधिक है, इसीलिए जो है इसमें भी पूछें कि 45 डिग्री जो है यहां देगा तो कहेगा कि नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश, और इसको देखा 45 अंश दक्षिणी अक्षांश लिखेगा, यानी साउथ लैटिट्यूड, दक्षिणी अक्षांश इसको लिखेगा। अगर इन दोनों को भी ऑप्शन में दे दे तो हमेशा इसको सही करना। समुद्र तल पर जो है इसका माप किया जाता है जी की वैल्यू का, और वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होता है। यहाँ इक्वेटर पर जो है इससे कुछ कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम पोल की तरफ जो है बढ़ेंगे बेटा, हमेशा ध्यान रखना जी का मान जो है क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहां पर जी का मान जाकर के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। वही कहानी साउथ पोल की तरफ भी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले ये कह रहा है जी का प्रमाणिक मान 45 अंश अक्षांश पे होता है, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर जी का प्रमाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड है, ये भी सही है। यह पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, इसीलिए यही उत्तर है। आगे देखें, पृथ्वी का जियायड आकार, पृथ्वी के आकार के संदर्भ में जो है कई तथ्य दिए गए। सबसे पहले पृथ्वी का आकार गोल है, इस बात को किसने बताया था, अरस्तु के द्वारा बताया गया। अरस्तु जो कि यूनान के रहने वाले एक महान दार्शनिक थे। भारत में इस बात को आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी एक्सिस पर जो है घूर्णन करती है। यानी इन्होंने उसमें कुछ और ऐड कर दिया कि पृथ्वी गोल है और अपनी एक्सिस पर जो है क्या करती है, घूर्णन करती है, जिसकी वजह से दिन रात जो है होता है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, इस बात को भी अक्ष पे झुकी हुई है, इसको इन्होंने ही बताया था। अब पृथ्वी का आकार जियायड है, जियायड है पृथ्वी का आकार, या पृथ्वी का आकार पृथिव्याकार है या नारंगी की आकार की है पृथ्वी, इस बात को सबसे पहले बताया था किसने, तो आप कहेंगे कि न्यूटन ने बताया था। न्यूटन के द्वारा बताया गया, किस पुस्तक में बताया गया, प्रिंसिपिया में बताया गया था। किसमें, प्रिंसिपिया में ही इन्होंने अपने गति विषयक नियमों का सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया। इसी में इन्होंने बताया कि पृथ्वी का आकार जो होता है वो जियायड होता है, या कह लो कि पृथ्वी अपने दोनों ध्रुवों पर जो है चपटी है, उसके पीछे जो है रीजन होता है, वो रीजन ये है कि पृथ्वी का जो बीच वाला हिस्सा है, चूंकि पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है वो अधिक है, और वो लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इस वाले बेल्ट पर जाकर के
इस वाले बेल्ट पर जाकर के इसकी जो ये घूर्णन गति है यहाँ पर जो है सबसे अधिक होती है, यहाँ पर जो है सबसे कम होती है। जब 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी जो है चलती है तो इस पर जो लगने वाला जो है क्या अपकेंद्रीय बल होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। यहां पर भी अपकेंद्रीय बल जो है काम करेगा, यहां काम करेगा, लेकिन इन वाले बेल्ट पर जो है अपकेंद्रीय बल कम काम करेगा, क्योंकि इधर जो है पृथ्वी की गति ध्रुवों पर जो है कम होती है, ध्रुवों पर जो है कम होती है, लेकिन इधर जो है अधिक है इसकी गति, और गति अधिक है तो अपकेंद्रीय बल हमेशा बाहर को काम करेगा। इसीलिए इक्वेटर वाले पोजीशन पर पृथ्वी का विस्तार अधिक पाया जाएगा, एक्सटेंशन अधिक होगा, और उसके पोलर जो एरिया है, ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां पर विस्तार जो है कम पाया जाएगा, मिनिमम होगा, यानी वो ध्रुवों पर जो है दबी हुई दिखाई देगी। और इसके लिए जो है जिम्मेदार होता है कौन, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? प्रश्न कहां गया? इधर गया, किधर गया? पृथ्वी का आकार जियायड है, उसके घूर्णन गति के कारण या उसके परिक्रमण गति के कारण या दोनों के कारण जो है, तो उसके घूर्णन गति के कारण, बताया ना, घूर्णन गति के कारण। इसकी घूर्णन गति जो होती है इक्वेटर पे अधिक है, अधिक बहुत तेजी से यहां घूम रही है, तो जाहिर सी बात है अभिकेंद्रीय बल उसके केंद्र की तरफ काम करेगा, अपकेंद्रीय बल जो है सीधा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े होंगे आप, और अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ काम करेगा। यहां स्पीड अधिक है तो अपकेंद्रीय बल भी अधिक होगा और बाहर की ओर काम करेगा, तो इसका विस्तार जो है वहां पर अधिक होगा। जबकि ध्रुवों पर इसकी स्पीड कम है तो अपकेंद्रीय बल भी बहुत कम होगा, तो इतना अधिक नहीं होगा कि पृथ्वी का वहां वो एक्सटेंशन कर सके। यही वजह है कि इसका आकार जो है जियायड है, और किसके वजह से है? घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण। अगला प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न, ग्रह की क्षेत्रीय चाल कैसी होती है, या ग्रह की क्षेत्रीय चाल, क्षेत्रफलीय चाल, क्षेत्रफलीय चाल, उसको थोड़ा सा आप देखेंगे। जब कोई भी ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, तो सूर्य और उस ग्रह, मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए कि हमारी पृथ्वी है, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों को जो मिलाने वाली जो है रेखा होगी, दोनों को मिलाने वाली जो एक रेखा है, और इसका आउटर और इसका आउटर, इन दोनों को जो है मिलाने वाली रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, ये इसका जो है एरिया है, जिसको कि ये दोनों कवर कर रहे हैं। अब यहां पर ये पृथ्वी इतनी एरिया को कवर कर रही थी, अब ये चल करके इस वाले पोजीशन पर आ गई पृथ्वी, तो ये उसके बाद भी तो जो है इतने एरिया को वो कवर करते रहेंगे, यानी जितने समय में इतने क्षेत्र को उन्होंने पार किया है, आकार में परिवर्तन होना नहीं है, तो उतने ही जो है समय में इतना जो है एरिया को यहां पर भी जो है पार करेंगे। जहां कहीं भी ये पार करेंगे, इनका जो है एरियल वेलोसिटी जो होगी, क्षेत्रफलीय जो गति होगी, वो क्या रहेगी? हमेशा नियत रहेगी, उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक लाइन में कहो ये कि अपनी जिन क्षेत्रों से होकर के ये जो है गुजरती है पृथ्वी या कोई भी ग्रह, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो क्षेत्रफल को जो वो कवर करता है, उसको पार करने में हमेशा जो है, उतने क्षेत्रफल को पार करने में हमेशा ये बराबर समय लेते हैं। इस वजह से इनकी गति जो है नियत होती है, या कह लो कि नियत गति की वजह से ही जो है क्षेत्रफलीय जो है इनका विस्तार हमेशा, क्षेत्रफलीय चाल हमेशा नियत रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखें, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन अक्षांशों में परिक्रमा करते हैं? यह तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस अक्षांशों में परिक्रमा करते हैं? सबसे पहले तो यह माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड की केंद्र है और सभी सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारे पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। यह हम लोगों के यहाँ विष्णु पुराण में लिखा गया। इसी को नकल किया टालमी ने, तो जो है इसी के आधार पर उसने जो है जियोसेंट्रिक दिया था, जियोसेंट्रिक थियरी दिया और बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी खगोलीय पिंड उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। यही भूकेंद्रित सिद्धांत है जिसको
किसने दिया था? आप कहेंगे कि टॉलमी के द्वारा दिया गया, टॉलमी के द्वारा दिया गया था। सेकेंड पॉइंट पर अगर जो है आप लोगों से पूछा जाए, दूसरा पॉइंट जो है आपसे पूछा जाए, क्या इसको गलत सिद्ध किया भारत में? तो जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था वराहमिहिर। वराहमिहिर ने सूर्य सिद्धांत दिया और सूर्य सिद्धांत में इन्होंने जो है इसको गलत काट करके कहा कि नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, यानी सूर्य जो है अपने सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सहित दूसरे ग्रह इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। इस फैक्ट को जो है उठाया जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम था जो है आगे कॉपरनिकस। कॉपरनिकस, और कॉपरनिकस ने जो है वही बात बताई जो कि बताया था किसने? वराहमिहिर ने, लेकिन इसमें उसने परिवर्तन कर दिया। कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती जरूर है लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं करती है, यानी जो है वृत्तीय मार्ग पे परिक्रमा नहीं करती है, बल्कि अंडाकार मार्ग पर, दीर्घवृत्तीय मार्ग पर जो है परिक्रमा करती है। और ये इसका जो दीर्घवृत्तीय या कह लो एलिप्टिकल जो इसका आकार है उसके लिए जो है जिम्मेदार मैंने अभी पीछे बताया भी था। और सूर्य इसके ठीक मध्य में स्थित है, पृथ्वी सहित दूसरे ग्रह नक्षत्र तारे इसके चारों तरफ जो है ऐसे घूम रहे हैं। सूर्य जो है मध्य में स्थित है, कॉपरनिकस ने बताया था। इसीलिए कॉपरनिकस को फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। लेकिन इस तथ्य को गलत काट दिया जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था जो है कैपलर। कैपलर ने कहा कि नहीं, कैपलर ने इस तथ्य को गलत काट करके, और कैपलर ने ग्रहों के नियम का सिद्धांत दिया और कहा कि कॉपरनिकस बता रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये सब के सब जो है इनके चारों तरफ पृथ्वी और चंद्रमा और दूसरे ग्रह उपग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में इलिप्टिकल वे में जो है परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य मध्य में स्थित है? नहीं, सूर्य एक फोकस पर स्थित है, एक किनारे पर स्थित है। बाकी यही बात ऑलमोस्ट इन्होंने भी जो है बताया था। कैपलर ने ग्रहों के नियम को दिया था और सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं सभी ग्रह, दीर्घवृत्ताकार, ये पहला विकल्प जो है सही है, यानी अंडाकार मार्ग आप कह सकते हैं। और इस बात को सबसे पहले बताया था किसने? कॉपरनिकस ने। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अगर पूछा जाता कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर जो है गति करते हैं, जिस बात को किसने बताया? वराहमिहिर बताए थे। वराहमिहिर जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 ग्रहों में से एक थे और पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक में इन्होंने इस तथ्य का जो है उल्लेख किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहां होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, अयन वृत्तों पर, उच्च अक्षांशों पर। अभी तो बताया था आप सबसे कि पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक जो है पोल पर होता है और जी की वैल्यू जो है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये दोनों पोल की मैं बात कर रहा हूँ, ये साउथ पोल, ये ऊपर नॉर्थ पोल। दोनों पोल पर जो है जी का मान अब मैक्सिमम होता है, जबकि इक्वेटर पे जो है जी की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है। और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर ये मेजर किया गया है तो 45 डिग्री लैटिट्यूड पर इसको मेजर किया जाता है। तो जी का मान मैक्सिमम कहाँ होता है? जी का मान मैक्सिमम जो है पोल्स पे होता है। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से जी की तरफ, पी के तरफ बढ़ते हैं, पोल के तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे जी का मान जो है क्या होता है? बढ़ता है। वैसे वैसे जी का मान बढ़ता है। आपसे प्रश्न पूछता है, हम भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? आपसे विकल्प देगा बढ़ते, जी का मान बढ़ता है। दूसरा विकल्प देगा जी का मान घटता है। तीसरा विकल्प देगा कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, आप इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाते हैं, ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जी का मान लगातार जो है बढ़ता जाता है, लेकिन पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो उस कंडीशन में जो है जी की वैल्यू जो है हमेशा जो है क्या होगी? कम होती जाएगी। और ये दोनों साइड जो है ये नियम लागू होता है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी का वर्तमान व्यास का आधा, यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का आधा हो जाए परंतु उसके औसत घनत्व न बदले, तब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बड़ी बात जो है लिखा है।
यदि पृथ्वी का व्यास मतलब जो है इसका डायमीटर है कितना, आप कहेंगे 12,756 किलोमीटर, और ये कह रहा है कि इसका व्यास वर्तमान का आधा हो जाए, तो भाई व्यास उसका जो है कम होगा, जाहिर सी बात है उसकी जो है त्रिज्या भी तो आधी होगी, और त्रिज्या आधी होगी तो जाहिर सी बात है उसका क्षेत्रफल भी तो बदलेगा। लेकिन कह रहा है कि इसका व्यास बदल जाए लेकिन घनत्व न बदले, और आप जानते हैं क्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, क्या, द्रव्यमान बटा आयतन। और पृथ्वी का आकार चूंकि जो है लगभग गोल है, तो किसी गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है, यही होता है ना। इसमें यह कह रहा है कि r मतलब व्यास बदलेगा, इसका मतलब कि ये वैल्यू बदलेगी, और ये वैल्यू बदलेगी और ये प्रभावित ना हो, यानी ये बदल जाए और इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब ये बदलेगा तभी तो जाकर के ये बात बनेगी। यानी इसमें परिवर्तन हो लेकिन इसमें परिवर्तन ना हो, तो जो है जाहिर सी बात है तब इसमें परिवर्तन होना चाहिए, चेंजेज होना चाहिए। यानी ये कह रहा है इनडायरेक्टली कि पृथ्वी का जो है द्रव्यमान बदले, लेकिन हकीकत ये होता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है। अब बदलेगा, ये बदलेगा, तो चूंकि ये कह रहा है कि आधा हुआ है, ये आधा हो गया, कौन, ये, तो ये भी जो है कितना हो जाए, आधा होगा। आधा होगा तो होगा क्या, W = mg होता है, mg, और m का मतलब है द्रव्यमान, W का मतलब है वेट मतलब भार, g का मतलब है माने गुरुत्वीय त्वरण। तो कहने का मतलब कि जब ये चेंजेज होगा, W में चेंजेज होगा भाई, यहां पर इसमें चेंजेज होगा, तो जो है ये भी तो बदल जाएगा। और ये कह रहा है कि ये कितना हो गया है, आधा हो गया है, आधा हो गया है, तो किसी व्यक्ति के या वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आधा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात जो है लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य से दूर रहती है, क्यों? पुच्छल तारा, और पुच्छल तारा जिसको कि अमूमन हम लोग जो है, यह एक प्रकार का क्या है, धूमकेतु है, जिसको कि कॉमेट के नाम से जो है जाना जाता है। और ऐसे अपने सौरमंडल में ऐसे तारे जो कि परिक्रमा करते हुए सूर्य के पास जो है पहुंचते हैं, बिल्कुल गैस की अवस्था में होते हैं, गैसीय धूल धुआं के कणों से जो है वो बने होते हैं। जब वो सूर्य के पास जो है परिक्रमा करते हुए पहुंचते हैं, सपोज करो कि ये सन है, अगर ये परिक्रमा करते हुए आया तो सूर्य से निकलने वाली जो कॉस्मिक रेज होती है इस पर इतना पीछे की ओर जो है दबाव डालती है, सूर्य के आकर्षण शक्ति इसके जो है अगले हिस्से पर पड़ता है, और सूर्य से निकलने वाली जो कॉस्मिक रेज होती हैं उसका सोलर विंड्स का असर उसके पिछले हिस्से पर पड़ता है। तो वो तारा जो लगभग ऑलमोस्ट गोल होता है वहां जा करके लंबा हो जाता है, और उसकी पूंछ जो है, और उसके जो है पिछला हिस्सा बिल्कुल पूंछ की तरह दिखता है, इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम पुच्छल तारा कर दिया। क्या कर दिया? उसका नाम पुच्छल तारा कर दिया। और जैसे हैली नामक पुच्छल तारा, हैली जो काफी प्रसिद्ध रहा, जो कि 2062 में फिर दिखाई देगा, 2062 में ये दिखाई देगा। इससे पहले वो 1986 में जो है दिखाई दिया था। आप घबराना मत, जब तक ये दिखेंगे तब तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो कहने का मतलब कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य से दूर होती है, किसके वजह से होती है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण के दाब के कारण से होती है। अंतिम विकल्प सही होगा। अगला, एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है। पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा है, और किसी वस्तु में गति के कारण जो काम करने की क्षमता होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये रह गया, ये कह रहा है कि बाह्य अंतरिक्ष पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां तक काम करती है वो पृथ्वी का अमूमन वायुमंडल के रूप में कंसीडर किया जाता है, और पृथ्वी जो है अपने सतह से 36,000 किलोमीटर की हाइट तक, 36,000 किलोमीटर की हाइट तक किसी न किसी वस्तु को अपने तरफ जो है खींचती है, यानी उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति वहां तक काम करती है।
इसीलिए जितने भी जो है सैटेलाइट रखे जाते हैं उसी 36,000 के आसपास में रखे जाते हैं, ताकि वो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते रहें। अब ये कह रहा है कि उससे ऊपर जो 36,000 से ऊपर की वो जो स्थिति होती है वही जो है स्पेस के नाम से जाना जाता है। और नियमानुसार अगर जो है आप देखें, ये अपनी पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी और पृथ्वी जो है अपने अर्थ सरफेस से कितने किलोमीटर तक, 36,000 किलोमीटर की हाइट तक अपने वायुमंडल को मेंटेन करके रखती है। यानी इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति यहीं तक होती है, उसके बाद जो है किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ ये खींचती ही नहीं है, अपने तरफ नहीं खींचेगी। इसीलिए तो यहां पर आपको पढ़ाया तो बताया कि अर्थ सरफेस से जैसे ऊपर की ओर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती है, और यहां पर जाकर के जी के मान जो है 0 होगा, और जी का मान 0 होगा तो W = mg, तो W कितना हो जाएगा 0। यानी भारहीनता की स्थिति होती है। कितनी ऊंचाई पर जाकर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर भारहीनता की स्थिति होती है। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा तो उस महाभारत में लिखा कि जब गुस्साए हुए भीम हाथियों के पैर पकड़ करके और फेंक देते थे तो हाथियां कभी वापस जो है जमीन पर आते ही नहीं थे। यानी भीम भगवान जाने कौन सा कंपनी का बॉर्नवीटा पीते रहे होंगे, जब इन हाथियों को फेंकते रहे होंगे तो इन हाथियों का जो वेग रहता होगा कितना, इसी को जो है एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं, और ये कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी इस स्पीड से जो है अगर किसी वस्तु को आसमान में फेंक दिया जाए तो फिर वो कभी पृथ्वी पर जो है आएगा ही नहीं, अंतरिक्ष में चला जाएगा। और यहां तो कहानी ठीक उल्टा दे रहा है, यह कह रहा है कि अगर बाहरी अंतरिक्ष से कोई वस्तु पृथ्वी के जो है वायुमंडल में प्रवेश कर जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। उस दरमियान जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा उसकी स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहेगी? जी नहीं, उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है घटेगी। स्थितिज ऊर्जा जो है वायु अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री जब करेगा तो उस समय जो है उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी गति जो है अपने मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी, और उस कंडीशन में उसकी जो है स्थितिज ऊर्जा कम होगी। और जैसे जैसे वायुमंडल में वो आकर के और फिर पृथ्वी के सतह की ओर जो है जाना शुरू करेगा, उस कंडीशन में जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ेगी। लेकिन ये प्रवेश के समय की बात कर रहा है तो ये कम होगा। अगला प्रश्न जो है देखें, अगला प्रश्न, और वो है सर्वप्रथम यह किसने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? अभी तो मैंने बताया था ये बात जो है सूर्य के इर्द गिर्द जो है घूमते हैं। यानी पहले ये कहा जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, दूसरे ग्रह नक्षत्र तारे घूमते हैं। ये हम लोगों की आध्यात्मिक जो है धार्मिक बातें थी। और कोपरनिकस से पहले जो है इस बात को बता दिया था, किसने, वराहमिहिर ने, कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी और दूसरे ग्रह नक्षत्र तारे उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इस बात को वराहमिहिर ने बताया था। वराहमिहिर जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। लेकिन इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करती है। इसी को आगे चल करके थोड़ा सा चेंजेस इसमें कर दिया कैपलर ने, और कैपलर ने कहा कि नहीं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती जरूर है लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं करती है, वृत्तीय गति नहीं करती है, बल्कि दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे जो है गति करती है, एलिप्टिकल वे में गति करती है, अंडाकार मार्ग में जो है गति करती है। क्योंकि इसमें वराहमिहिर नहीं है, कैपलर के द्वारा बताया गया। और कैपलर एंड कंपनी को आधुनिक खगोल का पिता कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। ग्रहों के गति विषयक नियम जो है किसके द्वारा दिए गए थे? कैपलर के द्वारा दिए गए थे। गति विषयक नियम न्यूटन ने जो है दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गैलीलियो सबसे पहले जो है इन्होंने सौरमंडल को देखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी नहीं, ये था आज का अंतिम प्रश्न।
और हमारी संस्था की तरफ से जो है ये जारी की गई जो है पुस्तकें हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी, जिनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।